इज अंकित तिवारी वंस अगेन फ्रॉम अराइज एकेडमी। लास्ट टॉपिक याद है आपको हमने क्या किया था फिजिक्स का? तो हमने लास्ट टॉपिक फिजिक्स का किया था बैंकिंग ऑफ रोड के बाद का टॉपिक बैंकिंग ऑफ रोड किया था, उसके बारे में हमने सब कुछ देखा था। आफ्टर दैट हमने कोनिकल पेंडुलम किया, कोनिकल पेंडुलम देखा और कोनिकल पेंडुलम के हमने टाइम पीरियड से लेके वेलोसिटी तक सब कुछ फाइंड आउट किया। ओके, तो अब धीरे धीरे हम रोटेशनल डायनामिक्स जो आपका चैप्टर है इसमें मैंने आपको बताया था दो पार्ट है, एक सर्कुलर मोशन और नेक्स्ट वन इज रोटेशनल मोशन, जिसमें से सर्कुलर मोशन लगभग लगभग आज एंड हो सकता है हो जाए इस लेक्चर में। अगर इस लेक्चर में नहीं हुआ तो इन द नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेटली ये एंड हो जाएगा इसका थियरी पार्ट, फिर न्यूमेरिकल्स बचेंगे। न्यूमेरिकल्स हम सर्कुलर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन दोनों के एक साथ करेंगे, मतलब कंप्लीट रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम एक साथ ही करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ। जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक मैंने अगर लास्ट लेक्चर याद होगा तो मैंने बताया था वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है तो क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन दे देते हैं हम कि व्हाट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर सपोज करो कोई एक पार्टिकल है जो ऐसा, व्हाट इज मीन बाय वर्टिकल? परपेंडिकुलर मींस अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। अगर मैं ड्रॉ करूं उस सर्कुलर मोशन को तो वो सर्कुलर मोशन कुछ मेरा ऐसा होगा, राइट? ध्यान रखो ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में कैसे ड्रॉ करूंगा? ऐसे। दिस इज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, दिस वन इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन की इंट्रोडक्शन में जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था हालांकि, बट फिर भी एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि व्हाट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत जगह सर्कस में है ना, बहुत जगह तो सर्कस में देखा होगा आपने, वहां पे पूरा कंप्लीट 360 डिग्री सर्कुलर मोशन होता है जो वर्टिकल होता है। ओके, फिर रोलर कोस्टर में आपने देखा होगा तो वहां हर एक जगह पे आप देखते हो कि जब कोई व्हीकल होता है तो यहाँ से यहाँ कंप्लीटली वो ट्रेवल करता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, ट्रेवल करता है, बट यहां आने के बाद उसके ऊपर ग्रेविटी तो नीचे अप्लाई होती है, फिर भी वो नीचे नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? ऑफकोर्स इसके पीछे कोई ना कोई फिजिक्स होगा, कोई ना कोई साइंस होगा। तो उसी साइंस को हम आज पढ़ने वाले हैं कि इसके पीछे क्या साइंस है, क्या फिजिक्स है जिसकी वजह से वो नहीं गिरता, और उसकी क्या कोई स्पीड लिमिट होती है कि स्पीड इतनी होनी चाहिए तभी ये नहीं गिरेगा, या फिर ऐसा कुछ नहीं रहता। तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे क्या रहता है। पहले हम डिस्कस करते हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा तो बेसिकली क्या क्या चीजें होने वाली है। अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है तो आपको पता है कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। व्हाट इज मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब उसकी स्पीड जो है वो चेंज होती रहेगी। चलो देखते हैं कैसे। जैसे सपोज करो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, फिर जब ये ऊपर जाएगा धीरे धीरे स्लो होते जाएगा, स्लो होते जाएगा, स्लो होते जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो है इस यहाँ से यहाँ तक के पाथ में डाउनवर्ड लग रही है, मतलब वो ऊपर तो जा रहा है बट उसे कोई खींचना चाह रहा है। कौन है वो जो खींच रहा है? ग्रेविटी। कौन? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी इसे क्या कर रहा है? नीचे की तरफ खींच रहा है। सो ये धीरे धीरे स्लो डाउन होता रहेगा एंड एट द टॉप पोजीशन, अगर मैं इसे टॉप पोजीशन बोलूं तो टॉप पोजीशन पे जाके इसकी स्पीड हो जाएगी मिनिमम। जीरो नहीं बोल सकते हैं। अगर जीरो हो गई तब तो दांत से नीचे गिर जाएगा ना, तो नीचे तो गिरना नहीं है, इसको पूरा घूमना है। मतलब टॉप पोजीशन पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी पूरे। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ेगा। जब वो आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ते 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 यहाँ पे आएगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि जब वो आगे बढ़ेगा नाउ अब ये नीचे भी आ रहा है और ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, तो अब इसकी स्पीड में फिर से चेंजेस आएंगे और ये इसकी स्पीड इंक्रीज होगी और इंक्रीज होते होते फिर से यहाँ पे, मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इसकी स्पीड मिनिमम होगी, यहाँ पे इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, और बाकी जो इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक का, इन इंटरवल्स में इनकी स्पीड क्या होगी? वेरी करेगी बिटवीन दीज टू वैल्यूज, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में रहेगी वैल्यूज। ठीक है, हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है? सेम यही चीज को स्टडी करना है कि यहाँ टॉप पोजीशन पे कितनी स्पीड होगी, यहाँ पे कितनी स्पीड होगी, और अगर बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का अराउंड ले लेते हैं, तो फिर कहाँ पे मिड पॉइंट नहीं मिडवे, तो वहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, या फिर उसके अलावा हम अगर देखेंगे तो टोटल एनर्जी भी कितनी होगी। ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। हाँ, याद दिला देता हूं मैं कि ये टॉपिक्स जो आप पढ़ रहे हो इनसे पहले के वीडियोस आप देखो, तभी ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियोस देखो, साथ में लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहें जब जब न्यू वीडियोस अपलोड हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक के साथ। तो हमारा टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन।
वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मैंने चेंज इन स्पीड बताई, तो चेंज इन स्पीड है मतलब यहाँ पे तो एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, जो भी चेंज इन स्पीड हो रहा था, वो चेंज इन स्पीड हो किसकी वजह से रहा था? हम बोल सकते हैं ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशन, अर्थ की जो ग्रेविटी थी उसी की वजह से हो रहा था ना, जो भी अर्थ की ग्रेविटी थी उसी की वजह से। पहले एक बार अर्थ की ग्रेविटी अपोजिट लग रही थी तो स्लो हुआ, फिर अर्थ की ग्रेविटी जो है डायरेक्शन में लग रही थी टू द मोशन, तो वो ज्यादा हो गई उसकी स्पीड। तो जो भी स्पीड चेंज हो रही थी वो किसकी वजह से हो रही थी? अर्थ के ग्रेविटेशन। आप ऐसे भी समझ लो, अगर आप एक स्ट्रिंग में कोई स्टोन बांधे और उसको ऐसे ऊपर लेके जाओ, तो जब वो ऊपर जाता रहेगा धीरे धीरे स्लो होता रहेगा, स्लो होते 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 एकदम मिनिमम पे आ जाएगा, उसका रुकेगा नहीं, मिनिमम पे रहेगा, उसके बाद फिर से बढ़ते बढ़ते नीचे आएगा, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे जो चेंज इन स्पीड हो रहा है वो चेंज इन स्पीड किसकी वजह से हो रहा है बच्चों? अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से। किसकी वजह से? अर्थ ग्रेविटेशन की वजह से। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट टॉपिक का अगर मैं नाम बताऊं तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशन भी हम इसे बोल सकते हैं। तो मैं पूरा नाम लिख देता हूं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशन। काफी इजी टॉपिक है, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत टफ टॉपिक है, नहीं। इसमें थोड़ी एनर्जी की यूज है, थोड़े वेलोसिटीज की यूज है, और कुछ वही जो हम रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स को, कौन फोर्स कहाँ पे लग रहा है, कितना लग रहा है, यही सारी चीजें हैं। ठीक है, तो समझ में तो आ गया होगा कंसेप्ट कि हम पढ़ने वाले क्या है। हम क्या पढ़ने वाले हैं? वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, मतलब ये मोशन जो होगा वो कैसा होने वाला है? यूनिफॉर्म होने वाला है या नॉन यूनिफॉर्म होने वाला बच्चों? तो आप सीधा बोलोगे नॉन यूसीओ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन होने वाला है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो स्टडी करते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम में हम समझते हैं कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं और कैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। खराब बन गया, हटाता हूं मैं इसको। एक काम करता हूँ, डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, इतना भी चलेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दिस इज सेंटर, मान लेते हैं ये हमारा क्या है? सेंटर है। अगर ये सेंटर है तो हम कुछ तीन पोजीशन कंसीडर करेंगे और तीनों पोजीशन पे हम सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे। पहली फर्स्ट पोजीशन हम कंसीडर करते हैं दिस वन, ये हमारी टॉप पोजीशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट पोजीशन मैंने कंसीडर किया है यहाँ पे, ये हमारी बॉटम पोजीशन है, मतलब एकदम नीचे की पोजीशन है, टॉप पोजीशन। और ये एक पोजीशन में ले लेता हूं जिसे हम बोलते हैं मिड वे पोजीशन। ठीक है, मिड वे। तीन पोजीशन हमने ले लिया। चलो यहाँ पे भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ रेडियस। ओके, नो प्रॉब्लम, सारी चीजें हमने यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ कर दी। चलो इनका रेडियस अगर मैं बोलूँ तो रेडियस यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, सारी वैल्यूज क्लियर हो गई। अच्छा, अब पार्टिकल क्या कर रहा है? पार्टिकल यहाँ से मूव होते हुए पूरा ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं कि क्या क्या हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि कोई भी चीज सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब ऐसे घूम रहा है, ऐसे। अगर ऐसे ये सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक बात बताओ कि अगर मैं ये बोल दूं कि मेरा टेंशन, इनका नाम दे देते हैं पहले, ए बी सी डी, कुछ तो नाम दे देते हैं। दिस इज पॉइंट ए, टॉप पोजीशन, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। तीनों को हमने अलग अलग नाम दे दिया, ए बी एंड सी। ठीक है, बॉटम पोजीशन बी, टॉप पोजीशन ए, मिडवे पोजीशन सी, रेडियस इनका। अच्छा, अब थोड़ा सा लॉजिक आप यूज करो कि अगर मैं बोलूं कि सपोज करो यहां से जब ऊपर जा रहा था स्ट्रिंग, ऊपर जाके स्ट्रिंग अगर लूज हो गया एट टॉप पोजीशन, अगर स्ट्रिंग लूज हो गया, क्या हो गया? लूज हो गया। समझ में आ रही बात?
थोड़ा सा लूज हो गया, तो आपको लगता है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा? नहीं। तो क्या करेगा? आप खुद से प्रैक्टिकली सोचो, एक स्ट्रिंग था, घूमते 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 गया, यहाँ पे गया, यहाँ उसकी स्पीड इतनी कम हो गई कि वो लूज हो गया। लूज हो गया तो आपको लगता है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा? नहीं, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, वो डायरेक्टली ऐसे गिर जाएगा नीचे, ऐसा हम बोल सकते हैं। या फिर ऐसे ऐसे करके नीचे गिर जाएगा, बट कुछ भी होगा, बट उसका एक प्रॉपर सर्कुलर मोशन परफॉर्म उस टाइम पे नहीं होगा। क्लियर हो? अच्छा, दूसरी बात देखो, अगर मैं यहां पे बोलूं, क्या यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग लूज होने के चांसेस बनते हैं एट द बॉटम पोजीशन? नहीं, कभी नहीं। व्हाई? बिकॉज उसके ऊपर हमारा ग्रेविटी लगेगा जो नीचे की तरफ रहेगा, और हमारा स्ट्रिंग जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा। यहाँ पे कंडीशन इसलिए ऐसी बनी एट पॉइंट ए कि ए पॉइंट पे जो हमारा पार्टिकल, जो हमारा स्ट्रिंग था, उसका उसके अंदर का टेंशन भी डाउनवर्ड था और एमजी भी डाउनवर्ड था। एमजी और टेंशन दोनों डाउनवर्ड थे, और दोनों डाउनवर्ड होने की वजह से क्या हो रहा था कि पूरा का पूरा फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर उसे प्रॉपर स्पीड नहीं मिली तो वो क्या हो रहा था? नीचे गिर रहा था। बट एट दिस पॉइंट ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि टेंशन ऊपर की तरफ और बाकी बॉडी का मास जो वेट लग रहा है वो नीचे की तरफ। तो आप समझ सकते हो कि नीचे तो ये जा ही नहीं सकता, ये प्रॉपर सर्कुलर, मतलब स्ट्रिंग के अंदर टेंशन हमेशा। अच्छा, मैं फाइनली क्या बताना चाहता हूं आपसे कि एट टॉप पोजीशन ऐसी कंडीशन बन सकती है कि टेंशन आपका जीरो हो गया। टेंशन मतलब जीरो, मतलब खिंचाव उनके अंदर का जीरो, मतलब टाइट बिल्कुल नहीं है, लूज हो गए, टेंशन जीरो हो सकता है। बट एट बॉटम पोजीशन टेंशन जीरो कभी नहीं हो सकता। क्लियर हुई बात? टेंशन फोर्स जो होता है एट बॉटम पोजीशन जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इसी को हम हर एक देखें, हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे हमारी वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तीनों जगह की हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा एनर्जीज के बारे में टॉपिक करेंगे, चैप्टर का द एंड कर देंगे। क्लियर? थोड़ा काइनेमेटिकल इक्वेशंस है तो उनको पढ़ने में तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, सो डोंट वरी फॉर दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम फर्स्ट। सपोज दिस इज अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये डायग्राम बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है आज मुझे। ठीक है, दिस इज ओके। ठीक है, कुछ पोजीशंस जैसे मैंने वहां पे लिए थे यहां पे भी ले लेते हैं। सेंटर, दिस इज सेंटर, दिस इज योर टॉप पोजीशन, इसको मैंने ए नाम दिया। दिस इज योर बॉटम पोजीशन, इसको हमने बी नाम दे दिया। एंड दिस इज योर मिडवे पोजीशन, इसको हमने नाम दे दिया सी। क्लियर? चलो इनके ऊपर कुछ चीजें हम ड्रॉ कर देते हैं कि क्या क्या। अच्छा, एक बात बताओ, इस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ये होगी, सो दिस इज v1 va हम बोल सकते हैं। दिस इज, अगर हम यहां पे बोले तो यहां इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, सो दिस कैन बी रिटन एज vb। और इस पोजीशन पे अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसी होगी, सो दिस इज योर vc। मतलब ये तीनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, v1 va vb एंड vc। चलो, अगर मैं यहां पे ये बोलूं, ये इसका रेडियस है, दिस इज ऑल्सो, ठीक है, ये हमारे सब क्या है? रेडियस है। रेडियस रेडियस है, वो तो सेम ही है, तो कुछ अलग लिखने की उसमें जरूरत नहीं है। वेयर इज व्हाइट चॉक? हाँ, रेडियस आर, अगेन आर, अगेन आर। मैं थोड़ा दूर दूर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जरूरत है, इस पॉइंट को हम ओ नाम दे देते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। सेंटर है हमारे सर्कुलर मोशन का, वो सेंटर है। हम ये देखेंगे कि क्या करें हम जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी और ये नीचे नहीं गिरेगा। अभी हमने बताया कि कब कैसी कंडीशन होगी कि वो नीचे गिरेगा। चलो ध्यान देते हैं, अगर मैं टॉप पोजीशन, इसका नाम ये रखा है मैंने, टॉप पोजीशन की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो टॉप पोजीशन पे ये ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे है, हमारा जो पार्टिकल है वो यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का मास जो है, वेट, वो कौन से डायरेक्शन में लगता है? हमेशा नीचे के डायरेक्शन में। तो mg यहां लगेगा। क्लियर है मेरी बात? mg आपका यहां लगेगा। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। mg के बाद हमें v फाइंड आउट करना, देखते रहो, सब कुछ समझते रहो, कुछ भी प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। यहाँ पे mg लगेगा। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूं कि टेंशन फोर्स इसका कितना होगा, यहाँ पे टेंशन कितना होगा टॉप पोजीशन पे, तो टेंशन पहले तो आप ये बताओ कि टेंशन फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे होगा? जहां पे हमारा
फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स सपोर्ट होता है, तो ये हमारा फिक्स सपोर्ट है, मतलब इसकी तरफ रहेगा। सो दिस इज योर टेंशन। सो इसे मैंने नाम दे दिया T1। क्या नाम दे दिया? T1। चलो थोड़ा और नाम के अंदर हम चेंजेस करते हैं। चौक सारे गिले, वेट, देखो ना। नेक्स्ट अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे यहां पे भी ये रहा हमारा पार्टिकल, इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा डाउनवर्ड लगेगा। व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज दिस? वेट, जिसे हम बोलते हैं mg। नाउ इसके ऊपर भी टेंशन लगेगा, टेंशन हमेशा किस तरफ लगता है? टुवर्ड्स द सपोर्ट व्हिच इज T। क्लियर? इसके लिए कुछ हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन दोनों के हेल्प से हम सारी चीजें फाइंड आउट कर लेंगे। क्या यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? ऐसा मैं सोचता हूँ कि हाँ क्लियर है। तो कुछ चीजें इसके बारे में पढ़नी चाहिए, हमें लिखनी चाहिए, तो उन चीजों को सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे हैं। सो फर्स्ट mg, ये तो हमारा वेट है। mg हमारा क्या है? वेट है। नाउ a टॉप पोजीशन है हमारा, देखते रहो सब कुछ है नहीं उसमें। va वेलोसिटी एट पॉइंट ए, लेकिन कौन सी वेलोसिटी? ये कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी, तो हम लिख देंगे, या फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी। लीनियर ही लिख दो, छोड़ो। लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पे लीनियर वेलोसिटी हमारी va है। चलो यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया, कुछ और बचा? यस, T1। सो T1 इज इक्वल टू टेंशन of position A, tension at the top position, tension at the top position। ओके, नीचे आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, अच्छा इसका हमने T1 नाम दिया तो इसका नाम T2 दे देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज VB? VB इज द लीनियर वेलोसिटी at point B, at point B। Now next, what is T2? T2 is the tension at the bottom position। Okay, now what is point B? Bottom position। इसको मुझे पहले लिखना चाहिए था, बट ठीक, bottom position। now C, midway position। C क्या हमारा? midway position। now what is VC? velocity at point C, linear velocity। लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट सी। आर की बात करें तो हमारा आर क्या है? रेडियस। काफी कुछ हमने लिख लिया। अच्छा, वी ए वी बी वी सी की जगह V1 V2 V3 भी हम लिखते हैं। कभी कभी किसी किसी बुक में V1 V2 V3 दिया रहता है, V1 V2 V3, बट वी ए बी सी अगर हम लिख के पढ़ रहे हैं तो भी बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे वेलोसिटीज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे तो हमने सब कुछ लिख लिया कि क्या क्या इसके अंदर है। नाउ इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या क्या चीजें हो रही है ये हमने लिख लिया। अब हम डायरेक्टली जाएंगे हमारे डेरिवेशनल पार्ट पे। ओके, सो इसको रब कर दिया जाए। ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना फटाक से। और हाँ, सारे वीडियोस देखो आप। अगर आप लास्ट के वीडियोस नहीं देखोगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। दिस इज नॉट गुड, है ना। आप मेहनत करो, आप अपना 1 आवर 30 मिनट 40 मिनट आप अपना दे रहे हो अगर चैनल को, आप वीडियोस देख रहे हो तो उसका प्रॉफिट होना चाहिए। उसका प्रॉफिट तभी होगा जब आप कंटिन्यूसली वीडियोस देखोगे। और कंटिन्यूसली देखो, डाउट्स क्लियर करो, साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर, तीनों चीजें करते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं नाउ फ्रॉम पोजीशन ए। अगर मैं ए पोजीशन की बात करूं, फॉर पोजीशन ए की अगर मैं बात करूं तो जरा मुझे बताओगे यहाँ पे टेंशन फोर्स जो है, ध्यान से देखो, टेंशन फोर्स mg, ये सारी चीजें मिलकर। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे क्या यहाँ पे इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, हाँ कहाँ ड्रॉ करूं,
यही ड्रॉ कर देता हूँ बीच में ही। क्या यही डायरेक्शन सीपीएफ का है? सीपीएफ का है, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो मेरा यहाँ पे चाहिए हमें फॉर दिस सर्कुलर मोशन, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दिस सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय mg प्लस t1। यही दो फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो यहाँ पे हमें चाहिए वो हमें कौन दे रहा है? mg और t1। कौन कौन दे रहा है? mg एंड t1। तो हम लिख लेते हैं और पोजीशन ए पोजीशन की बात हो रही है, यहाँ पे पोजीशन ए की बात हो रही है। देखते हैं क्या होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय mg प्लस t1, सो हम लिखेंगे cpf इज इक्वल टू mg प्लस t1। देखो यहीं पे सब कुछ दिख रहा है एकदम क्लियरली। हमें क्या चाहिए? टेंशन चाहिए, सो व्हाट विल बी टेंशन? t1 इज इक्वल टू cpf माइनस mg, which can be written in the form of t1 is equals to mv square by r minus mg, mv square by r minus mg। अच्छा कुछ और ध्यान में रखो, यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी होगी? पार्ट पोजीशन ए की बात हो रही है, तो वेलोसिटी कौन सी होगी? ए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए। ओके, सो मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। यही इक्वेशंस जो है यही आपको पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्व करवाएंगे आपका डेरिवेशन। एक ये और एक बॉटम पोजीशन का। सो फॉर पोजीशन बी, पहले तो मैं टेंशन फाइंड आउट कर रहा हूं क्योंकि उसकी जरूरत हमें पड़ेगी फॉर पोजीशन बी। अगर हम बी की बात करें तो अच्छा यहां पे ध्यान दो, यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? T2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऑफ कोर्स T2 दे रहा है। mg नीचे लग रहा है तो mg तुम दे नहीं रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? देखो जरा, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझो कि सेंट्रीपिटल फोर्स और T2 दोनों मिलके mg को बैलेंस कर रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टेंशन फोर्स दोनों मिलके किसको बैलेंस कर रहे हैं? mg को बैलेंस कर रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं बोलना चाहते तो आप ऐसे भी देखो, अंदर की तरफ एक फोर्स चाहिए तभी ये सर्कुलर मोशन होगा, तो उसके लिए T2 बड़ा होगा कि mg बड़ा होगा? ऑफ कोर्स T2 बड़ा होगा। अगर mg ज्यादा है तो पार्टिकल टूट के नीचे गिर जाएगा, बट हमें पता है कि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये टूट नहीं रहा है, मतलब mg कम है। mg कम है तो T2 ज्यादा है, मतलब T2 माइनस mg कर दो तो बचा हुआ जो फोर्स रहेगा वो मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। आप ऐसे या तो ऐसे समझ लो या तो ऐसे समझ लो कि सेंट्रीपिटल फोर्स और T2 ये दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर कौन कर रहा है? mg। तो मैं लिख सकता हूं कि T2 प्लस CPF is equals to mg। कुछ नहीं है इसमें, क्लियर? सो T2 will be what? T2 is equals to mg minus CPF। देखो ठीक है, यहां पे पहुंचते हैं हम। T2 minus T2 is equals to mg minus CPF, so T2 is equals to mg minus what is CPF? mv square by r, mv square by r। अगेन यहां पे आया v, तो v इस बार किसका होगा? बॉटम पोजीशन का, तो हम यहां पे लिख देंगे b। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2। इनका बहुत 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 यूज है। तो सबसे पहला स्टेप तो आपका यही था, ये करने के लिए, इसका ये डिराइव करने के लिए सबसे पहला स्टेप तो आपका यही था कि आप दोनों टेंशन फाइंड आउट कर लो फॉर टॉप पोजीशन एंड फॉर बॉटम पोजीशन, दोनों के लिए। टॉप पोजीशन के लिए भी टेंशन फोर्स कितना होगा? तो हमने फाइंड आउट किया कितना? mv स्क्वायर बाय r माइनस mg। नाउ बॉटम पोजीशन के लिए mv स्क्वायर बाय r mg माइनस mv स्क्वायर बाय r। तो दो हमने टेंशन के इक्वेशंस फाइंड आउट कर लिए। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है कुछ डिफरेंट थिंग्स। वन सेकंड, T2 is equals to T2 plus CPF is equals to mg। हाँ सब कुछ राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। T1 plus mg is equals to T1 is equal माइनस mg, करेक्ट। यहाँ पे कुछ फॉर पोजीशन B, T2 प्लस CPF is equals to mg, so T2 is equals to mg minus CPF।
माइनस एम जी इज इक्वल टू सी पी एफ, T2 माइनस एम जी इज इक्वल टू सी पी एफ। हाँ बात तो हुई, चलो ठीक है। हाँ फॉर पोजीशन बी, सो T2 माइनस mg विल गिव यू, बचा हुआ जो फोर्स रहेगा T2 में से, जो T2 में से अगर हम mg को माइनस करते हैं तो जो बचा हुआ फोर्स रहेगा वो हमें कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा, Cpf। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ T2 माइनस mg विल गिव सेंट्रीपिटल फोर्स। सो T2 मतलब हमारा टेंशन फॉर सेकेंड फॉर बॉटम पोजिशन इज इक्वल टू Cpf प्लस mg, Cpf प्लस mg। यहां पे चलते हैं हम। सो T2 विल बी, देखो जरा ध्यान से, mv स्क्वायर बाई r प्लस mg। क्लियर हो रही बात? अच्छा यहां पे अगर देखो तो वेलोसिटी हमारी किसकी है, बॉटम की, तो हम यहां पे बॉटम पोजीशन बी लिख देते हैं। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा ध्यान से सुनो, ये दोनों इक्वेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं दोनों इक्वेशन, ये और ये, इन्हीं दो इक्वेशन के बेस पे हमें आगे का पूरा टॉपिक सॉल्व करना है। ये दो इक्वेशन टेंशन के, तो ये आपका स्टेप नंबर 1 था। क्या था? स्टेप नंबर 1। ये आपका स्टेप 1 था जिससे आपको ये फाइंड आउट करना है कि कैसे कैसे आप टेंशन 1 कितना होगा, टेंशन 2 कितना होगा। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। टेंशन 1 और टेंशन 2 के बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी एट ए, वेलोसिटी एट बी, वेलोसिटी एट सी। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी को फाइंड आउट करना। इन्हीं की हेल्प लेंगे हम और समझेंगे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट ए पे हमारी वेलोसिटी कितनी होगी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट हाईएस्ट पोजीशन बोल सकते हो, या एट पॉइंट ए, या फिर टॉप पोजीशन, हम इसे टॉप पोजीशन भी बोल रहे हैं ना, यही तो हमारी टॉप पोजीशन है। दिस इज योर टॉप पोजीशन और ये हमारी बॉटम पोजीशन, दिस इज मिडवे पोजीशन। तो सब लिख दिया मैंने यहाँ पे। चलो लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट ए, तो सबसे पहले एट पॉइंट ए की ही बात करते हैं। एट पॉइंट ए के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है। ए के लिए देखो, फॉर पोजीशन ए के लिए हमारे पास टेंशन का जो इक्वेशन है दैट इज T1 इज इक्वल टू mva स्क्वायर बाई r माइनस mg। मैंने बताया था ना इनका बहुत यूज है, इन्हीं से हम सॉल्व करेंगे। अच्छा ध्यान से सुनो, अब थोड़ा अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको इसका आंसर बहुत आसानी से मिलेगा। अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि यहां स्ट्रिंग के अंदर टेंशन 0 हो गया, जस्ट 0 अभी हुआ, पहले कुछ तो, अगर इसके अंदर टेंशन है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ये तो आप जानते हो। अगर स्ट्रिंग आपका खींचा हुआ है, पूरा तना हुआ, पूरा स्ट्रेट है, बिल्कुल भी ढीला ढाला नहीं है, तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर मैं ये बोल दिया कि ये स्ट्रिंग थोड़ा लूज हो गया, क्या हो गया, लूज हो गया, अगर ये लूज हो गया तो आपको नहीं लगता कि ये स्ट्रिंग ऐसे ऐसे, अभी तो थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया मैं, ये तुरंत गिर जाएगा, तो गिरना तो चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, सर्कुलर मोशन होना चाहिए। तो एक बात तो एकदम आपको क्लियर हो गई कि अगर यहाँ पे टेंशन, ये स्ट्रिंग के अंदर टेंशन 0 से नीचे गया, मतलब कम हो गया, तो स्ट्रिंग कैसी हो जाएगी, ऐसे हिलेगी, कैसे हिलेगी, ऐसे हिलेगी। और अगर स्ट्रिंग आपकी हिले मतलब सर्कुलर मोशन नहीं होगा। सर्कुलर मोशन होने के लिए स्ट्रिंग एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट। तो मैं अगर ये बोलूं कि मिनिमम स्पीड, मौत का कुआं देखे होगी नहीं सर्कस में, वही चल रहा है, तो अगर आप सोचो कि मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए आपकी कि जिससे वो जो व्हीकल उस सर्कस में घूमता है या रोलर कोस्टर में घूमता है नीचे ना गिरे, उसके लिए मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो अगर मैं ये बोलूं कि मैं फाइंड आउट कर लेता हूं एक स्पीड जब टेंशन 0 होगा, जब टेंशन कितना होगा, 0। अगर सपोज करो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन 0 हो गया, तो जो स्पीड हमारी आएगी, जो हमारी वेलोसिटी आएगी, लीनियर वेलोसिटी जो हमारी आएगी, हमेशा हम उससे ज्यादा रखेंगे या उसके इक्वल रखेंगे, तभी हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा। उससे कम पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं होगा। समझ में आएगा? फिर से एक बार छोटे से स्टेटमेंट में समझ लो कि अगर स्ट्रिंग यहां से, स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन 0 हो गया या 0 से कम हो गया, मतलब मैं ये बोल रहा हूं ये लूज हो गया, इसके अंदर टेंशन नहीं बचा, तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। इसके सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए टेंशन जो है वो 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो मिनिमम स्पीड में कितना बोल सकता हूं कि यहाँ पे ये कितना स्पीड डाइजेस्ट कर सकता है, जस्ट 0 के पहले, मतलब अप्रोचिंग टू 0। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फॉर
T1 इज इक्वल टू 0, अगर T1 इज इक्वल टू हमारा 0 है तो हम बता सकते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी आएगी उससे हमेशा हमें ज्यादा रखना है, और तो हमारा ये सर्कुलर मोशन कंप्लीटली एकदम अच्छे से परफॉर्म होगा। तो T1 को हम 0 रख के देख लेते हैं। सो इफ T1 इज 0 देन mva स्क्वायर बाई r माइनस mg, mg को इस साइड ले लो, सो mg इज इक्वल टू mva स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। अच्छा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस सर, m और m कैंसिल हो गए। अगर m और m कैंसिल हो गए तो जरा यहां ध्यान दो, छोटे से में हो जाएगा क्योंकि छोटा सा ही तो है। तो बचा हमारे पास क्या, va स्क्वायर, यहां पे लिख रहा हूं मैं, va स्क्वायर इज इक्वल टू rg, जिसको हम लिख सकते हैं va स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट rg। अच्छा जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, जो फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया उसको ध्यान दो कि va स्क्वायर में ओनली va, तो हमारी वेलोसिटी एट पॉइंट a कितना होगा, अंडर रूट rg। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वेलोसिटी जो है मास पे डिपेंड करती है? नहीं, आपको दिख रहा है फॉर्मूले में मास नहीं है। मतलब कितना भी बड़ा व्हीकल हो, बहुत बड़ा हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना जो व्हीकल है उसका मास कितना है, उससे हमें फर्क कोई भी नहीं पड़ता है। पड़ता किससे है, r और g से। रेडियस कितना बड़ा आप ले रहे हो और g, और आपकी स्पीड जो है, स्पीड है वो बताएगा। आप अगर एक जो हम यहाँ पे स्पीड निकलेगी, अगर उस स्पीड से आप ड्राइव कर रहे हो तो आपका पूरा का पूरा एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मास पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा, क्या टेंशन पे डिपेंड करता है? नो सर, टेंशन पे भी डिपेंड नहीं करता, बिकॉज वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ टेंशन मार्क हियर इन द फॉर्मूला ऑफ va। तो हमारे va के फॉर्मूला में वेलोसिटी एट पॉइंट a में यहाँ पे टेंशन भी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ये टेंशन से भी रिलेट नहीं करता। हाँ, उनकी हेल्प लेके हमने जरूर फाइंड आउट किया। ओके, तो ये था हमारा वेलोसिटी एट पॉइंट a। नाउ हम वेलोसिटी एट पॉइंट b को फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए तो हमें कुछ चीजें रब करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम देखेंगे। बट हाँ, मैं फिर से बता देता हूँ, ये दो इक्वेशंस की हमें बहुत जगह जरूरत पड़ने वाली है, तो इनको मैं कहीं तो सेपरेटली लिख देता हूँ एकदम अच्छे से, फिर मैं रब करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ फॉर पोजीशन ए, ये सब कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लेना वीडियो पॉज करके। तो दोनों टेंशन में लिखता हूँ, T1 इज व्हाट, T1 इज mva स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस mg। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन इज T2 mvb स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस mg। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन का मुझे आपको काफी टाइम यूज आएगा, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे रखा है। और va हमारा कितना मिला बच्चों, तो va इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ va हमारा कितना है, तो आप क्या बोलोगे, अंडर रूट rg। सर कितना, अंडर रूट rg। अंडर रूट rg की स्पीड से जाओगे तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लोगे। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। So linear velocity at bottom position, या फिर एट पॉइंट बी, या फिर एट पोजीशन बी, जो मन में आए सो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। बात एक ही है, तो देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेलोसिटी एट पोजीशन बॉटम पोजीशन की अगर हम बात करें तो वहां पे हमारी वेलोसिटी कितनी होगी। ए पे तो हमें मिल गया कितना, अंडर रूट rg। नाउ इट्स टाइम फॉर बी। अच्छा, बी की हम वेलोसिटी, क्या मैं टेंशन को यहाँ पे भी सेम वैसा ही करूं क्या, कि टेंशन को 0 लिख दूं, फिर तो वही मिलेगा ना। देखो ये 0 हो गया, mg उस साइड जाएगा, बस माइनस में वैल्यू मिलेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे सर क्यों नहीं हो सकता, चलो देखो, थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। पहले वाले कंडीशन में चांस था कि टेंशन 0 हो सकता था, लूज हो सकता था स्ट्रिंग। क्या यहाँ पे स्ट्रिंग लूज हो सकता है? अगर मैं एक स्ट्रिंग ऐसा पकड़ के रखूं और उसके अंदर एक बॉब लगा दूं, तो क्या आपको लगता है कि ये स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग वो लूज हो सकती है? क्या टाइट नहीं रहेगी? हमेशा रहेगी, भले कम हो। ज्यादा मास लगाओगे ज्यादा टाइट होगा, कम मास लगाओगे कम टाइट होगा, बट होगा एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल भी लूज नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो लूज नहीं होगा, इसका कहने का मतलब क्या है कि हम इस यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते
लाइक दिस। इसके जैसा हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते कि मैं T2 को 0 ले लूं और सॉल्व कर दूं, नहीं, हमें कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम एनर्जीज का सपोर्ट लेते हैं, हम एनर्जी की सपोर्ट लेते हैं। किसकी? एनर्जी की। तो देखते हैं हम क्या सपोर्ट से हमें क्या फायदा होगा। अच्छा एक बात बताओ कि जब ये पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया और ऐसे ऐसे गया, एट दिस पोजीशन उसकी वेलोसिटी मिनिमम थी। यस सर, अभी तो हमने डिस्कस किया। एट दिस पोजीशन उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये भी हमें पता है। तो वेलोसिटी अगर मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी, जो भी चीजें हैं, अब मुझे एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे ज्यादा होगी या यहां पे ज्यादा होगी? एट पॉइंट ए ऑफ कोर्स यहां पे ज्यादा होगी, यहां पे ज्यादा होगी, यहां पे कम होगी। व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट पे नहीं, रेस्ट पे तो नहीं है, मोशन पे, बट मिनिमम पे है। स्लो सबसे यहाँ पे है, सबसे कम स्पीड इसकी यहाँ है, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होगा। यहाँ सबसे ज्यादा स्पीड है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी एकदम कम होगा। या हो सकता है ना के बराबर हो, जीरो हो, वो तो हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। बट अभी हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ध्यान से सुनो, कि जब ये ऑब्जेक्ट, जब ये मेरा पार्टिकल यहां से मूव करके इस तरफ गया, तो यहां पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो बहुत 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 ज्यादा थी। अब काइनेटिक एनर्जी यहां पे ज्यादा थी, यहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, यहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। अगर पोटेंशियल एनर्जी यहां पे ज्यादा है, मींस जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगे। अच्छा नहीं समझ में आया? ध्यान से देखो इधर, इसी चीज को मैं फिर से बता रहा हूं। यहाँ पे जब पार्टिकल यहाँ पे था, तो जैसे जैसे वो इस तरफ आया उसकी स्पीड बढ़ी, और स्पीड का बढ़ना मतलब कौन सी एनर्जी ज्यादा होना? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होना। ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन क्यों ज्यादा होगी? एनर्जी तो क्रिएट हो नहीं सकती, डिस्ट्रॉय हो नहीं सकती, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? कन्वर्जन हो रहा होगा, क्योंकि डिस्ट्रॉय और क्रिएट तो हम कर नहीं सकते। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने बहुत बचपन से हमें पढ़ाया गया है। तो अगर यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, तो कौन सी एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रही है? तो हमें पता है कि यहाँ पे तो दो ही एनर्जी थी, एक काइनेटिक एनर्जी थी, एक पोटेंशियल एनर्जी थी। एंड पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम थी, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मिनिमम थी, क्योंकि स्पीड सबसे कम थी। अब जैसे ये आगे बढ़ेगा, इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है, तो लॉस किस में हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में। क्यों? क्योंकि स्पीड ज्यादा हो रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी, वही पोटेंशियल एनर्जी जाके यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यस, मतलब यहां से लेके यहां तक, बॉटम पोजीशन तक, ध्यान से सुनो, यहां से लेके यहां तक, बॉटम पोजीशन तक, जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, उतना ही काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए पोजीशन ए से लेके बी तक, ये बी पोजीशन है, देखो वहां पे डायग्राम, ए से बी, यहां से यहां तक जितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, उतना ही चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी के अंदर। क्यों? क्योंकि वही एनर्जी तो कन्वर्ट हो गई है ना काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी जो है वही कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जितना पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज होगा, उतना ही काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी चेंज होगा। मतलब डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा के। ये समझ में आ रही बात? कि मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये तो था हमारा कंसेप्ट जिसको हम यूज करने वाले हैं अभी। तो यहाँ पे हम दो चीजें, अच्छा किसी को पता है ना कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। अरे ये सब छोटी छोटी चीजें मत भूलना। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां जाने में डिक्रीज हुई है कि इंक्रीज? डिक्रीज हुई है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम थी, यहाँ मिनिमम है, तो डिक्रीज हुई है। सो मैं फाइंड आउट कर लूं डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन potential energy from position A to B। मतलब मेरे कहने का कि A से B तक आने में, A से कहां तक? A से B तक आने में पोटेंशियल एनर्जी का कितना लॉस होगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh होता है। वहां पे हमारा m क्या है? मास है, g क्या है? ग्रेविटी है। अच्छा h की बात करते हैं, h क्या है हमारा? तो h कुछ अलग चीज तो है नहीं। h क्या होता है? हाइट होता है।
हमारा हम किसके विथ रिस्पेक्ट जा रहे हैं, सेंटर से। पार्टिकल हमारा यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक हाइट हुई, हाइट हमारा क्या है, रेडियस, अगर सर्कल है ना तो रेडियस ही का हाइट होगा ना। तो हम इसको लिख सकते हैं mg/r। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम पोजीशन ए टू बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से सुनो, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, पूरा लिख देता हूं, एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी ए पे कितना था और पोटेंशियल एनर्जी बी पे कितना है, उन दोनों को हमें माइनस करेंगे तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। चेंज इन पोटेंशियल, डेल्टा पीई इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना होगा, एट पॉइंट ए हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, देखो m मतलब मास, g मतलब ग्रेविटी और h हमारा कितना था a के लिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना r, सो mg/r। नाउ माइनस अगेन एट पॉइंट b की अगर हम बात करें तो मास तो उतना ही है mg, अगेन यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है r, बट ध्यान से सुनो मेरी बात, ये ऊपर था उस डायरेक्शन में था, नाउ ये हाइट जो है हमारा बिलो द सेंटर है, तो अगर सेंटर के नीचे है तो हम इसको क्या लेंगे, अरे अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है ना, हाइट अब कम हो रही है, आप ऐसा बोल सकते हो कि हाइट रिड्यूस हुई है, नीचे गई, तो हम इसको क्या लेंगे, माइनस साइन, क्या लेंगे, माइनस साइन। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgr minus minus mgr, which will become 2mgr. This is your delta Pe, delta Pe। क्लियर हुई यहां तक बात, चलो आगे बढ़ते हैं इसके। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल गया। नाउ व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, इतना समझ जाएगा अच्छे से। एक काम करता हूं, मैं इसको छोटा और छोटा कर देता हूं ताकि ये हमें पूरा पार्ट मिल जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ये अच्छा, इससे हमें थोड़ी जगह मिल जाएगी और कुछ नहीं। हाँ, तो यहां पे आते हैं अब हम, अगर मैंने क्या बताया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जितना होगा ए से बी तक उतना ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। अच्छा उतना तो वो बात छोड़ो, पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम ए टू बी। अगर मैं यहां पे बात करूं ए टू बी, हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, मींस डेल्टा के ई की बात कर रहे हैं। कहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, एट पॉइंट बी या एट पॉइंट ए? ऑफ कोर्स एट पॉइंट बी, यहां पे स्पीड ज्यादा होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। सो मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, सॉरी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, m हाफ mv स्क्वायर, बट v कौन सा, b के लिए, तो यहां पे b लिख देता हूं माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट a के लिए हाफ अगेन mv स्क्वायर, बट v कौन सा, a के लिए, विच इज v। क्लियर, यहां तक डन। ना ये भी हमें एक छोटा सा एक्सप्रेशन मिला जो बहुत यूजफुल है अभी के लिए। क्यों, अभी हम इसी की हेल्प से बाकी सारी चीजें फाइंड आउट, बाकी सारी मतलब एट बॉटम पोजीशन पे हम फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी। चलो जरा ध्यान से देखो मेरी बात, क्या मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा पीई इज इक्वल्स टू डेल्टा के ई। कब से मैं यही तो समझा रहा हूं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जितना होगा उतना ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है कि बाहर से एनर्जी आ नहीं सकती और अंदर से एनर्जी बाहर जा नहीं सकती। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो इसको ध्यान देते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बोलता है कि डेल्टा पीई इज इक्वल टू डेल्टा के ई। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी ही नहीं है बट उसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वही हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है।
सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना है 2mgr इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mvb स्क्वायर माइनस हाफ mva स्क्वायर। इतना क्लियर है? एकदम अच्छे से क्लियर है? कोई डाउट नहीं? यहां से मैं यहां पे आ जाता हूं, थोड़ा इसका यूज है मुझे, तो यहां पे देखते हैं, हटा दिया जाए इसको। देखो क्या आएगा अपने यहां 2mgr इज इक्वल्स टू हाफ, चलो ठीक है, mvb स्क्वायर माइनस हाफ mva स्क्वायर। va हमारा कितना है बच्चों? अंडर रूट आरजी। अंडर रूट आरजी का स्क्वायर करूंगा तो आरजी आएगा, क्लियर? अंडर रूट आरजी, va हमारा कितना है? अंडर रूट आरजी। इसको मैं इस साइड ले लेता हूं। अच्छा 1/2 अगर मैं कॉमन ले लूं पूरे में से तो भी चल जाएगा, बट अगर मैं इसको इस साइड भेजता हूं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूं, एक काम करते हैं, 1/2 कॉमन ले लेते हैं। सो 2mgr इज इक्वल्स टू 1/2 mvb स्क्वायर माइनस mrg या mgr, जो मन में आए। तो 2 2 जा 4, सो 4mgr इज इक्वल्स टू mvb स्क्वायर माइनस mgr। इसको इस साइड ले लो तो क्या आएगा? mvb स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4mgr प्लस mgr, जिसको हम लिख सकते हैं mvb स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5mgr। m will get cancel एंड हमें मिलेगा vb स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5gr, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, जरा देखो ध्यान से। सो vb इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5gr। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था यहाँ की वेलोसिटी 5gr होती है अंडर रूट, तो ये हमारा हो गया अंडर रूट vb इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5gr। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? एकदम अच्छे से, कुछ डाउट नहीं? तो 2 पॉइंट पे हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया, एक वेलोसिटी एट पॉइंट ए, नाउ नेक्स्ट वन इज द वेलोसिटी एट पॉइंट बी। दोनों की हमें वेलोसिटी मिल गई कि कहां पर। अगर ऊपर की वेलोसिटी हमारी कितनी है rg, नीचे की वेलोसिटी कितना है 5rg या 5gr, या वहां पे अंडर रूट gr लिखो या rg लिखो, कोई दिक्कत नहीं, वो सब सारी चीजें सेम ही है। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट सी पे, मिडवे पोजीशन पे क्या होगा, तो वो हमें फाइंड आउट करना, वो बहुत इजी है। अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? हाँ, एक बात ध्यान में रखना, बी के लिए हम टेंशन को 0 लेके सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे T2 को 0 नहीं लिया। हाँ, एक के लिए हम सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि वहां चांसेस बनते हैं कि टेंशन आपका रिड्यूस होकर 0 हो जाए, बट यहाँ पे रिड्यूस होकर 0 नहीं हो सकता, हमेशा 0 से ज्यादा ही लेगा, तो हम 0 लेके सॉल्व कर ही नहीं सकते उसको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज सी। तो इसको रब कर दिया जाए, यस ऑफ कोर्स इसको रब कर दिया जाए। vb इक्वल्स टू अंडर रूट 5gr है, इसका ये ध्यान रहे सब। वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट सी। कौन से पॉइंट पे? सी पॉइंट पे हमारी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमारा अभी का टॉपिक है, ये हमारा अभी का टॉपिक है कि सी पॉइंट पे हमारी लीनियर वेलोसिटी कितनी है। और सी के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगेन हम एनर्जी का ही यूज करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी एंड टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी अलग अलग होंगे? नहीं, कभी नहीं हो सकते। हमने पढ़ा है कि किसी सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी कभी चेंज हो ही नहीं सकती, वही तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सो हम बोल सकते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। Now what is total energy at point B? Total energy at point B is potential energy at point B plus kinetic energy at point B. यही तो होता है total energy, या फिर मैकेनिकल एनर्जी जिसे आप टोटल एनर्जी at point C is what? Potential energy at point C
प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। देखो सब एकदम आराम से सॉल्व करोगे ना, सब सॉल्व हो जाएगा। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी? अगर बी की मैं पोटेंशियल एनर्जी ध्यान से देखो, इस पार्टिकल के रिगार्डिंग देखना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। सो mgh हाइट कितना है? पहले आप सेंटर के हिसाब से देखे थे तो आर आर आ रहा था, बट आप इसके अकॉर्डिंग देखो, इस पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो इस पोजीशन के अकॉर्डिंग हाइट कितनी है? 0। सो हम mgr, हमारा h 0 है, सो हम बोल सकते हैं mg इंटू 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगा हमारा? हाफ mvb का स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी की अगर हम बात करते हैं तो सी पे होगा हमारा mg, और यहां से सी का डिस्टेंस कितना है? देखो पोजीशन सी का डिस्टेंस, हाइट कितनी है? r। सो mgr प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी व्हिच इज हाफ mvc स्क्वायर। यहां तक क्लियर? समझ गया? चलो ये तो हमारा टर्म 0 हो गया, तो हम इसे लिख देंगे हाफ m vb स्क्वायर। व्हाट इज vb? vb इज अंडर रूट 5gr। अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो हमारा आता है 5gr मल्टीप्लाई बाय 5gr इज इक्वल्स टू mgr प्लस हाफ mvc स्क्वायर। यहां से देखो हमारा नेक्स्ट रिजल्ट मिलने वाला है, बहुत क्लोज आ गए हम अपने रिजल्ट के, vc फाइंड आउट करने के। mgr को अगर मैं उस साइड लेके जाए तो ये हमारा क्या हो गया? 5mgr/2। तो क्या होगा? 5/2 mgr, इसको मैंने वहां भेजा, सो माइनस mgr इज इक्वल टू हाफ mvc का स्क्वायर। डन। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको बढ़ाते हैं हम थोड़ा और। तो 1 इस माइनस करेंगे, 2 mgr, 5 mgr माइनस 2 mgr इज 3 mgr, द होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1/2 mvc स्क्वायर। 2 will get cancelled, m will get cancelled, and vc square will be 3gr, जिसे हम बोल सकते हैं vc is equals to अंडर रूट ऑफ 3gr। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारा vc कितना होता है? अंडर रूट 3rg, अंडर रूट 3rg या अंडर रूट 3gr। तो ये तो थी हमारे तीनों पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है? va अंडर रूट rg, यहाँ अंडर रूट 5gr, यहाँ पे अंडर रूट 3rg। मिडवे में यहाँ पे हमारी सबसे कम वेलोसिटी होती है, यहाँ पे वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होती है, और मिडवे पोजीशन में बिटवीन दीज टू वैल्यूज होती है कि a और b में कितना है, 1 के बीच में रहेगा हमारे, बाकी इस पॉइंट पे या यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप ले रहे हो तो वही कंडीशंस होंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये था हमारा टॉपिक जो हमें करना था अभी तक के लिए। चलो अच्छा, एक बात और ध्यान में रखो कि मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ आपको दोहरा के कि अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप तुरंत पूछो उस क्वेश्चन को, बट अगर आप विदाउट वीडियोस देखे आप सोचोगे कि कोई एक ही लेक्चर देखो और वो टॉपिक आपको पूरा एकदम 100% विथ बेसिक समझ में आ जाए, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम की बात होगी, क्योंकि आपको जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तो तब तक आप नहीं समझ सकते। तो आप जाओ उन वीडियोस को देखो, लाइक सब्सक्राइब ये सारी चीजें करो। न्यू अपडेट वीडियोस आपको चाहिए तो आप उनके बेल आइकन पे पिन भी करो ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहे। ओके गाइस, तो इसके बेस पे मैं एक्चुअली आज चाहता था कि और एक टॉपिक हो जाए, बट काफी लंबा लेक्चर हो गया तो हम उसको और आगे नहीं बढ़ाएंगे। जो हमारा काइनेटिक एनर्जी के ऊपर था, टोटल एनर्जी कहाँ पूरे के पूरे सर्कुलर मोशन में टोटल एनर्जी कितना होगा, हर छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है वो, और कुछ काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं। ये दोनों टॉपिक्स को हम एक ही लेक्चर में 15 to 20 मिनट्स का लेक्चर रहेगा, उसमें कंप्लीट हम कर देंगे। बट ये टॉपिक आप एकदम अच्छे से पढ़ो, एकदम अच्छे से समझो, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और खास करके आपको इनके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आर और जी दिया रहता है, रेडियस दिया रहता है आपको, और डायरेक्टली पूछा जाता है कि एट द टॉप पोजीशन या फिर एट द बॉटम पोजीशन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इफ द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो ऐसे अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो ये वैसे जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो ये सारी चीजें मैं करवा दूंगा, बट अभी के लिए आप ध्यान में रखो ये सारी चीजें, एकदम अच्छे से पढ़ो, स्टडी करो। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर विद द कंटिन्यूटी पार्ट। ओके, कंटिन्यूटी पार्ट मतलब कंटिन्यूअस, ये मत सोच लेना मैथ्स में हम जा रहे हैं, तो मतलब कंटिन्यूअस पार्ट में हम जाएंगे कि इसके आगे जो रहेगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस, बाय बाय।